डेमन माउंटेन प्रश्नोत्तर समय। प्रश्न 1, डेमोन माउंटेन में क्या खास है? डेमोन शब्द का मतलब बुरे राक्षसों से नहीं है और न ही यह संकेत करता है कि यह पर्वत राक्षसी प्राणियों का घर है। यह पर्वत विशेष है क्योंकि इसका आकार विशाल है और इसके भीतर कई गुफाएं हैं जो इसे विभिन्न आवृत्तियों और तीव्रताओं की ध्वनियां उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। इन ध्वनियों में एक शक्तिशाली भ्रांति उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो कमजोर इच्छा शक्ति वाले योद्धाओं को पागल कर देती है और अंततः उन्हें चलते फिरते शवों में बदल देती है। इस घटना को डेमोनिक साउंड के रूप में जाना जाता है। डेमोनिक साउंड की आवृत्तियां कुछ पैटर्न का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी क्षेत्र में एक स्टार लेवल डेमोनिक साउंड उत्पन्न होती है तो वह एक यूनिवर्स लेवल डेमोनिक साउंड के उत्पन्न होने का कारण बन सकती है। जब एक प्लैनेटरी लेवल डेमोनिक साउंड उत्पन्न होती है तो इससे एक डोमेन मास्टर लेवल डेमोनिक साउंड का रूप ले सकती है। सबसे उच्च आवृत्ति यानी वर्ल्ड मास्टर लेवल डेमोनिक साउंड आमतौर पर केवल उन क्षेत्रों में प्रकट होती है जहां अप्रेंटिस लेवल डेमोनिक साउंड मौजूद होती है। हालांकि ये आवृत्तियां स्थिर नहीं होती। समय के साथ यूनिवर्स लेवल डेमोनिक साउंड की आवृत्ति धीरे धीरे डोमेन मास्टर लेवल तक बढ़ सकती है, जबकि स्टार लेवल डेमोनिक साउंड प्लैनेटरी लेवल तक घट सकती है। इसलिए डेमोन माउंटेन में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को लगातार चलते रहना चाहिए और किसी एक क्षेत्र में अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। यदि वे एक स्थान पर ज्यादा समय रुकते हैं तो वे सबसे शक्तिशाली वर्ल्ड मास्टर लेवल डेमोनिक साउंड का सामना कर सकते हैं। इसी कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के उच्च अधिकारी आमतौर पर मानते हैं कि बोलान ने वर्चुअल यूनिवर्स से स्वेच्छा से अपना संबंध काट लिया था। बोलान के स्तर पर यह लगभग असंभव होता कि वह जानबूझकर वर्चुअल यूनिवर्स से अपना संबंध काटकर सभी संकेतों को अवरुद्ध कर देता, केवल मूल कानून को समझने या गहरे अभ्यास में लीन होने के लिए, खासकर क्वालिफिकेशन बैटल के दौरान। बोलान की डोमेन मास्टर लेवल इच्छा शक्ति के साथ वर्ल्ड मास्टर लेवल डेमोनिक साउंड का विरोध करना पहले से ही एक महत्वपूर्ण चुनौती होती। ऐसे वातावरण में ध्यान केंद्रित करना और अभ्यास करना तो दूर की बात है। प्रश्न 2, इल्यूजन बीस्ट्स असल में क्या होते हैं? इल्यूजन शब्द का मतलब यह नहीं है कि भ्रम प्राणी भ्रमाधारित हमलों का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि यह उनके अद्वितीय जीवन संरचना का वर्णन करता है, जैसे वे ऐसे प्राणी हैं जो अवास्तविक क्षेत्र से उत्पन्न हुए हों। भ्रम प्राणियों के पास न तो आत्मा होती है और न ही चेतना, और इस प्रकार वे डेमोन माउंटेन में मौजूद डेमोनिक साउंड से प्रभावित नहीं होते। उनके पास केवल एक सरल इच्छा शक्ति होती है जो उन्हें बिना किसी कारण के सभी गैर भ्रम प्राणी जीवन रूपों पर हमला करने के लिए प्रेरित करती है। सख्त तौर पर कहें तो भ्रम प्राणियों को असली जीवित प्राणी नहीं माना जा सकता। वे एक प्रकार की मेमोरी मेटल की तरह होते हैं। भ्रम प्राणियों के शरीर बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं जिनके भीतर विशेष मेमोरी कोर जैसी चीजें समाहित होती हैं। चाहे किसी भ्रम प्राणी को कितनी भी बुरी तरह से तोड़ दिया जाए, वह हमेशा फिर से इकट्ठा हो सकता है और अपनी मूल रूप में लौट सकता है। इसलिए एक भ्रम प्राणी को पूरी तरह से नष्ट करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, इसके शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से समाप्त करना ताकि वह फिर से इकट्ठा न हो सके। दूसरा, उसकी इच्छा शक्ति के छोटे से अंश को मिटा देना। हालांकि आज तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और ह्यूज एक्स डोजो जैसे शक्तिशाली बलों के पास भी इच्छा पर सीधे हमला करने के कोई साधन नहीं है। इच्छा पर हमला करने की ऐसी तकनीकें बेहद दुर्लभ होती हैं, यहाँ तक कि ओरिजिनल यूनिवर्स और ओरिजिन महाद्वीप में भी। भविष्य में केवल लो फेंग इस तकनीक को विकसित करने में सफल होते हैं, जो इच्छा आधारित अभ्यास में उनकी अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। चूंकि भ्रम प्राणियों को मारने के लिए अत्यधिक कठिन शर्तें हैं, इसलिए वर्ल्ड मास्टर स्तर के शक्तिशाली प्रतिभागी भी अक्सर बड़े समूहों के भ्रम प्राणियों का सामना करते समय पहले खतरे के संकेत पर पीछे हटने का चुनाव करते हैं, बजाय सीधे संघर्ष में कूदने के। प्रश्न 3, बोलान को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? एक यूनिवर्स स्तरीय 9वें चरण का योद्धा प्रति सेकंड 1000 किलोमीटर की अधिकतम उड़ान गति तक पहुंच सकता है। हालांकि डेमोन माउंटेन के रास्ते घुमावदार हैं और ये पूरी गति से सीधी उड़ान को रोकते हैं। एक यूनिवर्स स्तरीय योद्धा के लिए 10 किलोमीटर प्रति सेकंड या यहाँ तक कि सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बनाए रखना कोई कठिन काम नहीं होता। तार्किक गणना के आधार पर 10 दिनों के भीतर और लगभग 10 खोजकर्ताओं के प्रयासों से सैद्धांतिक रूप से खोज क्षेत्र 1 मिलियन किलोमीटर तक फैल सकता है। तो फिर बोलान का पता क्यों नहीं लग रहा? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि डेमोन माउंटेन अत्यधिक विशाल है। हालांकि इसे पहाड़ कहा जाता है, इसका आकार अधिकांश ग्रहों से कहीं अधिक है। इसके चौड़ाई और ऊंचाई 100 मिलियन किलोमीटर से अधिक हैं। यदि 10,000 पृथ्वी भी डेमोन माउंटेन के भीतर रखी जाती तो भी यह भर नहीं पाती। सामान्य दिशानिर्देश के साथ एक व्यक्ति को ढूंढना एक तिनके के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्य, यदि उनके पास व्यक्तिगत संबंध न हो तो कोई भी व्यक्ति महीनों या सालों तक किसी लापता व्यक्ति की तलाश में समय नहीं लगाना चाहता। केवल इसलिए कि इनाम के अंक अत्यधिक होते हैं, तो वो खोज में भाग लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा कारण यह है कि डेमोनिक साउंड का हस्तक्षेप अत्यधिक है।
डेमोन माउंटेन के भीतर डेमोनिक साउंड इच्छा शक्ति पर जबरदस्त दबाव डालता है, यहाँ तक कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य सदस्य भी इससे प्रभावित होते हैं। उनकी स्थिति के बावजूद उनके पास अक्सर सहायक जीवन रूप या विशेष हथियार होते हैं और सामान्य डोमेन मास्टर उनके लिए खतरा नहीं होते। हालांकि डेमोन माउंटेन के भीतर उनके जीवन के लिए एकमात्र खतरे वर्ल्ड मास्टर प्रतिभागियों और भ्रम प्राणियों के समूहों के अलावा डेमोनिक साउंड खुद हैं। खोजकर्ताओं में लो फेंग अपनी उच्चतम वर्ल्ड मास्टर स्तरीय इच्छा शक्ति के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो उन्हें डेमोन माउंटेन के अधिकांश डेमोनिक साउंड का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह सबसे प्रभावी खोजकर्ता बन जाते हैं। इसके विपरीत केवल वे जैसे मोलुओ और फेई तुओ, जिन्होंने एक सहस्त्राब्दी तक प्रशिक्षण लिया है, केवल मुश्किल से वर्ल्ड मास्टर स्तरीय डेमोनिक साउंड का प्रतिरोध कर सकते हैं। रोंग जून, जिन्होंने मिराज सागर के 5वें द्वीप को पार किया, और गैलेसी, जो भ्रांतियों में माहिर हैं, वे अधिकतम मध्य स्तरीय डोमेन मास्टर डेमोनिक साउंड का प्रतिरोध कर सकते हैं। जहां तक वुका, आई चेन और अन्य लोग हैं, उनके लिए निम्न स्तरीय डोमेन मास्टर डेमोनिक साउंड ही संभवतः उनकी सीमा है। अन्य लोग लो फेंग की तरह डेमोनिक साउंड के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रगति नहीं कर पाते, जिससे खोज की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा लो फेंग के पास एक मार्क्विस इमोर्टल स्तरीय डिटेक्शन डिवाइस और उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस बाबाटा की मदद भी है, जो उनकी खोज प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। हालांकि लगभग 10 दिनों के बाद भी बोलान का कोई पता नहीं चला है, इसलिए इस जटिल वातावरण में बोलान को ढूंढना मुश्किल प्रतीत होता है। प्रश्न 4, कुछ प्रतिभागी लो फेंग को क्यों निशाना बना रहे हैं? एपिसोड 151 में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक वर्ल्ड मास्टर स्तरीय शक्ति आसानी से लो फेंग का नाम पुकार सकती है और उसे बेरहमी से पीछा कर सकती है। यह उस योजना से सीधे संबंधित है जिसे मैंने पहले स्पॉइलर में उल्लेखित किया था, जिसमें पो यू ने 6 हत्यारों को भेजा था। हालांकि जो बात हैरान करती है वह यह है कि पो यू, एक मार्क्विस इमोर्टल, लो फेंग जैसे यूनिवर्स स्तरीय व्यक्ति के खिलाफ इतने गंभीर कदम क्यों उठा रहे हैं। लो फेंग की वर्तमान ताकत को देखते हुए यह लगभग असंभव है कि वह इस उच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति को उत्तेजित करें। इसके अलावा लो फेंग का केवल एक शत्रु, नो लानशान, पहले ही बाहरी युद्धभूमि में भेज दिया गया है और लो फेंग की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। एक आत्ममुग्ध और घमंडी मार्क्विस इमोर्टल कभी भी एक मामूली यूनिवर्स स्तरीय योद्धा के कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। वास्तव में पो यू का असली दुश्मन लो फेंग नहीं, बल्कि लो फेंग का गुरु झेन यान है, एक अविनाशी किंग इमोर्टल जो यूनिवर्स वेनेरेबल स्तर के करीब है। झेन यान की ताकत पूरी तरह से पो यू को मात देती है, जिससे वह सीधे प्रतिशोध लेने में सक्षम नहीं होती। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपने आंतरिक सदस्यों पर सख्त नियम लागू करती है और एक साथी सदस्य को मारने पर गंभीर दंड, शायद मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पो यू ने डेमोन माउंटेन मिशन के नियमों का उपयोग करके लो फेंग को निशाना बनाने का निर्णय लिया, जो झेन यान का सबसे प्रिय शिष्य है। यह योजना न केवल घातक है बल्कि गुप्त भी है। यदि डेमोन माउंटेन में लो फेंग की मृत्यु हो जाती है तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी केवल यह सोचेगी कि वह अन्य प्रतिभागियों द्वारा मारा गया क्योंकि उसकी ताकत नहीं थी, और वे पो यू पर संदेह नहीं करेंगे या झेन यान के लिए कोई चेतावनी नहीं देंगे। मिशन को अंजाम देने वाले हत्यारे भले ही सफल हो जाएं, पो यू द्वारा बाद में मारे जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार के निशान को पूरी तरह से मिटाया जा सके। परिणाम स्वरूप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कभी यह नहीं समझेगी कि कोई जानबूझकर लो फेंग को निशाना बना रहा है और पो यू की साजिश पूरी तरह से छिपी रहेगी, जबकि झेन यान पर परोक्ष रूप से हमला किया जाएगा और उसकी प्रतिशोध योजना पूरी होगी। प्रश्न 5, लो फेंग ने वूकी से सामना करते समय भागने का निर्णय क्यों लिया? लो फेंग के पिछले अनुभवों में उन्होंने एक वर्ल्ड मास्टर स्तरीय योद्धा सी योंग को सफलतापूर्वक मारा था, तो फिर जब वह फायर वर्ल्ड मास्टर वूकी से सामना कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत युद्ध से बचने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर वास्तव में बहुत सरल है। वूकी की ताकत सी योंग से बहुत अधिक है। रैंक के संदर्भ में सी योंग एक वर्ल्ड मास्टर हैं जो 5वें स्तर पर हैं, जबकि बाबाटा द्वारा वूकी द्वारा जारी किए गए वर्ल्ड फोर्स से जो ऊर्जा तरंगे महसूस की गईं, उनसे यह पता चलता है कि वूकी कम से कम एक उच्च स्तरीय वर्ल्ड मास्टर हैं, विशेष रूप से 7वें स्तर पर। उपन्यास में विशेष सेटिंग के अनुसार वूकी की असली रैंक 6ठे स्तर के वर्ल्ड मास्टर की है। हालांकि यह केवल 1 या 2 रैंक का अंतर प्रतीत हो सकता है, यह ताकत में विशाल अंतर को दर्शाता है। लो फेंग के रक्त नदी महाद्वीप पर सी योंग को मारने के अनुभव को देखते हुए माशा क्लन का क्लोन पहले ही डोमेन मास्टर स्तर 9 पर था, लेकिन लो फेंग की सफलता को 2 मुख्य कारणों से समझा जा सकता है। पहला कारण यह है कि लो फेंग की सी योंग पर जीत आंशिक रूप से किस्मत के कारण थी। सी योंग यह नहीं मानता था कि केवल एक हाथ के साथ लो फेंग इतना शक्ति पैदा कर सकता है कि वह घातक प्रहार कर सके। यह अप्रत्याशित हमला लो फेंग की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कारण गुप्त तकनीकों में विशाल अंतर है।
रक्त नदी महाद्वीप पर मूल संयोजन प्रणाली स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड में प्रचलित गुप्त तकनीकों से कमजोर है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के नियंत्रण के कारण इन मूल निवासियों के पास ब्रह्मांड के अन्य जातियों से संवाद या शिक्षा प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, जिसके कारण उनकी गुप्त तकनीकें उन गुप्त तकनीकों से बहुत कमजोर हैं जिन्हें ब्रह्मांड के अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों ने विकसित और परिपूर्ण किया है। हालांकि सी योंग की शारीरिक ताकत वर्ल्ड मास्टर स्तर 5 तक पहुंच गई थी, उसकी गुप्त तकनीकों की कमजोरी ने उसकी कुल लड़ाई शक्ति को ब्रह्मांड में वर्ल्ड मास्टर स्तर 3 या 4 के करीब कर दिया। यह भी स्पष्ट करता है कि क्यों लो फेंग, जिनका माशाक्लन क्लोन डोमेन मास्टर स्तर 6 पर था, आसानी से एक डोमेन मास्टर स्तर 9 के मंदिर के दूत को हराने में सक्षम था। ब्रह्मांड की समग्र शक्ति मानकों के अनुसार पूर्ण अंतरिक्ष कानून को नियंत्रित करने से पहले एक माशाक्लन का क्लोन आमतौर पर एक ही रैंक के मानव योद्धाओं की तुलना में 2 से 3 रैंक की लड़ाई शक्ति में श्रेष्ठता रखता है। इसलिए भले ही लुओ फेंग का माशाक्लन क्लोन डोमेन मास्टर स्तर 9 पर था, वह केवल मुश्किल से एक वर्ल्ड मास्टर स्तर 4 के शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सका। फिर भी यह उपलब्धि ब्रह्मांड में काफी प्रभावशाली थी। इसके विपरीत 9 स्टार ओशन के मूल निवासी समान रैंक पर रक्त नदी महाद्वीप के मूल निवासियों से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि 9 स्टार ओशन के निवासियों के पास वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में प्रवेश प्राप्त करने के लिए परीक्षण देने का अवसर होता है। हालांकि उनके पास कोर सदस्य की संयोजन तकनीकों तक पहुंच नहीं होती, फिर भी उनके पास रक्त नदी महाद्वीप के बंद प्रणाली से कहीं बेहतर तकनीकें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इन निवासियों को अपने गृह प्रदेश लौटकर संप्रदाय स्थापित करने से नहीं रोकती। इमोर्टल स्तरीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 9 स्टार ओशन के निवासियों के समग्र संयोजन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वूकी, जो उनके बीच एक प्रतिभाशाली योद्धा है, स्वाभाविक रूप से सी योंग से अधिक शक्तिशाली है। यह भी स्पष्ट करता है कि क्यों नाके, जिन्होंने लुओ फेंग से संयोजन तकनीकों में शिक्षा प्राप्त की, अन्य निवासियों की तुलना में बहुत तेजी से सुधार किया। हालांकि रैंक का अंतर समान था, वूकी द्वारा प्रदर्शित ताकत ने सी योंग से एक गहरी विपरीतता उत्पन्न की। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि वूकी केवल सी योंग से एक रैंक ऊपर है, लेकिन वास्तविकता में रैंक 6 और रैंक 3 से 4 के बीच एक क्रशिंग अंतर है। यह ताकत में यह विशाल अंतर वह मूल कारण है कि लुओ फेंग ने वूकी से सामना करते समय युद्ध से बचने का निर्णय लिया। प्रश्न 6, लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का उपयोग क्यों नहीं किया? ब्रह्मांड में शक्ति आकलन के अनुसार गोल्डन हॉर्न बीस्ट आमतौर पर समान स्तर के मानव योद्धाओं से 2 से 3 रैंक अधिक शक्तिशाली होता है। लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सर्वोत्तम धातु संयोजन के माध्यम से विकसित किया, जिससे यह सामान्य मनुष्यों से 3 से 4 रैंक अधिक शक्तिशाली हो गया। यदि लुओ फेंग ने रक्त नदी महाद्वीप पर प्रशिक्षण नहीं किया होता, तो केवल गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जन्मजात गुप्त तकनीक, पुनः वृद्धि और विशेष गुप्त तकनीक द डिविटी ऑफ द वर्ल्ड के साथ डोमेन मास्टर स्तर 9 गोल्डन हॉर्न बीस्ट फिर भी वर्ल्ड मास्टर स्तर 4 की ताकत तक पहुंच सकता था और अपनी शक्तिशाली गुप्त तकनीकों के साथ एक वर्ल्ड मास्टर स्तर 5 मानव योद्धा से मुकाबला कर सकता था। रक्त नदी क्रिस्टल की शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट वूकी को भी हरा सकता था। हालांकि लुओ फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का उपयोग न करने का निर्णय 2 मुख्य कारणों से लिया। पहला कारण यह है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता। लुओ फेंग के शक्तिशाली क्लोन के रूप में गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दूसरों के सामने प्रकट करने से निःसंदेह मौत की सजा हो सकती है। वर्ल्ड फोर्स की निगरानी के तहत गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से वूकी को इसे लुओ फेंग से जोड़ने के लिए मजबूर करेगा। यदि वूकी इस पल को रिकॉर्ड करता और इसे पो यू को प्रदान करता है, तो यह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के भीतर एक बड़ा हलचल पैदा करेगा, जो लुओ फेंग को एक विशाल संकट में डाल सकता है। वास्तव में गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्राइमल चाओस सिटी के नेता से कोई रहस्य नहीं है। जब लुओ फेंग ने प्राइमल चाओस सिटी में प्रवेश किया, तो सिटी के नेता, जो समय और स्थान को नियंत्रित करते हैं, ने यह देखा कि लुओ फेंग के पास एक जीवन कोड था। हालांकि चूंकि उन्हें पता था कि लुओ फेंग की आत्मा अभी भी मानव है, उन्होंने उसे किसी अन्य जाति के जासूस के रूप में नहीं माना। आत्मा का कब्जा ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ घटना नहीं है, और प्राइमल चाओस सिटी के नेता ने खुद एक विशेष जीवन रूप के आत्मा कब्जे का अनुभव किया है। दूसरा कारण यह है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का आकार बहुत बड़ा है। यदि वूकी के पास कोई बुद्धिमान सहायक नहीं होता, तो भी लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट का उपयोग नहीं कर पाता। संकरे गुफा में गोल्डन हॉर्न बीस्ट का विशाल आकार उसकी लड़ाई की जगह को सीमित करता है। जब तक लुओ फेंग वूकी को किसी और खुले क्षेत्र में नहीं ले जाता, गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। भले ही वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट के शक्तिशाली शरीर का उपयोग करके एक विस्तृत क्षेत्र को साफ करना चाहता हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि भले ही एक इमोर्टल स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति का हमला गुफा की सतह पर बर्फ को अस्थायी रूप से नष्ट कर दे, यह पहाड़ी की संरचना को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पहाड़ी में स्वमरम्मत की क्षमता होती है। यही कारण है कि डेमन माउंटेन को एक सच्चे भगवान स्तरीय अस्तित्व ज़ो शान के द्वारा निर्मित खजाना माना जाता है।
यही कारण है कि भले ही वर्ल्ड मास्टर स्तरीय योद्धा किसी कारणवश डेमन माउंटेन में खो जाएं, वे पहाड़ी के अंदरूनी हिस्से को बल प्रयोग से नहीं तोड़ सकते। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।